हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत राठे आप सभी लोगों का अपना इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज टॉपिक्स का जो यूनिट 1 है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रेशर्स, इसका टॉपिक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पार्ट बी। इसका पार्ट बी पार्ट है इसलिए किया है क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। सो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पार्ट ए में पढ़ चुके हैं और अभी जो बैलेंस प्रॉपर्टीज है वो हम लोग पार्ट बी में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। सो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिफाइन डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज, कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज, कैलकुलेट फ्लूइड प्रॉपर्टीज एज पर गिवन सिचुएशन, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसके बाद में डिफरेंशिएट फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये सब टॉपिक पढ़े थे दोस्तों। आप हमें इस टॉपिक में भी यही सब चीजें पढ़ना है, लेकिन सिर्फ इतना ऐसा होगा कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसको छोड़ के भी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम अलग पढ़ने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन सेम पैटर्न्स में रहेंगे, डिफरेंशिएट, डिफाइन वगैरह। लर्निंग आउटकम, डिफाइन फ्लूइड प्रॉपर्टीज, कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज, कैलकुलेट फ्लूइड प्रॉपर्टीज एज पर गिवन सिचुएशन, ये हमारा आज का लर्निंग आउटकम है। डिफरेंशिएट फ्लूइड प्रॉपर्टीज आल्सो। और प्रोग्राम आउटकम में देखिए PO1, PO4, PO6, PO7, ये 4 POs इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि PO1 में जो होता है बेसिक नॉलेज एंड डिसिप्लिन नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज बेसिकली मैथ्स, साइंस और इंजीनियरिंग का नॉलेज होता है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह यूज होंगे, वैल्यूज यूज होंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे एक दूसरे प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ पे ये सब चीजें हमारा आएगा। और डिसिप्लिन मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज। सो हमारा सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और ये सब्जेक्ट टेक्निकल कोर में आता है, इसलिए PO1 यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। PO4 में हम कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो फ्लूइड लैब है वहाँ पे इन सब प्रॉपर्टीज का यूज होगा व्हाइल डूइंग प्रैक्टिकल्स, मतलब जब प्रैक्टिकल्स हम लोग करेंगे तो उन सब प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा। PO6 इसलिए दिया हुआ दोस्तों क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो ये आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो एक दूसरे के साथ मिलके एज अ लीडर आप काम कर सकते हो, एज अ टीम मेंबर आप काम कर सकते हो। मतलब आपको प्रैक्टिकल अगर सॉल्व करना है तो एज अ लीडर या टीम मेंबर करके काम करना पड़ेगा। जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो समझ रहे हो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वर्बल और विद द हेल्प ऑफ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशंस। PO7 इसलिए दोस्तों क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ये टॉपिक आप पढ़ते हो तो आपको इसका लाइफ लॉन्ग लर्निंग के माध्यम से आपका आगे इसका यूज होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी। तो व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी? तो देखिए, विस्कोसिटी को ध्यान में रखने के लिए डेफिनेशन तो आप पढ़ेंगे इसका, ठीक है, बट इसको एक जनरल इसमें ध्यान में रखना है आप लोगों ने। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो विस्कोसिटी क्या बोलता है कि देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि फ्लूइड हर चीज कैसे बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बनी है। फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्लूइड के वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी को कहा जाता है फ्लूइड फ्लो। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रैवल करती है, एक दूसरे के ऊपर ट्रैवल करती है, मतलब एक बबल रहेगा उसके ऊपर दूसरा बबल। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर घिसते हुए, मतलब फ्रिक्शन होते हुए ट्रैवल करेंगे। तो क्या होगा, जितना ज्यादा हेवी मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज्यादा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जितना लाइट मॉलिक्यूल रहेगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। समझ में आया? सो अगर ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो फ्लूइड का ट्रैवलिंग जो रहेगा वो धीरे धीरे होगा, और अगर कम फ्रिक्शन होता है तो फ्लूइड का ट्रैवलिंग जो है वो फास्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम वाटर की और इसकी बात करते हैं, ऑयल की। तो देखिए, ये जो ट्यूब है इसमें समझो फॉर एग्जांपल वाटर है, और ये जो ट्यूब है इसके अंदर है ऑयल, है ना। ये दोनों दोनों का भी पैटर्न कैसा है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये भी बना हुआ है मॉलिक्यूल से और ये भी बना हुआ है मॉलिक्यूल से। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है इसके लाइट वेट है और इसके मॉलिक्यूल्स है थोड़े हेवी। तो इससे क्या होगा कि जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर ट्रेवल करेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे 5 ट्यूब्स दिए हुए हैं, ये जेल से, तो जेल का फ्रिक्शन और ज्यादा होगा। ये समझो फॉर एग्जाम्पल वाटर है, ये ऑयल है, तो ये जैसे जैसे आपका लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो किस टाइप से वर्क करते हैं इसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी सिंपल लैंग्वेज में आप ध्यान रखिए, ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड। मतलब कोई भी फ्लूइड जब फ्लो होने के लिए रेजिस्ट करता है इसको कहा जाता है विस्कोसिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ
फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास में अज्यूम करिए कि आपके पास में एक ग्लास में पानी है, एक ग्लास में ऑयल है और आपने उसको फर्श पे उड़ेल दिया। तो क्या होगा दोस्तों, उसको फर्श पे उड़ालने से पानी जो है वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा और ऑयल जो है वो कम स्पीड से, यानी ट्रेवल दोनों भी करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह दोनों भी जाएंगे, बट पानी की स्पीड ज्यादा रहेगी और ऑयल की स्पीड कम रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पानी की जो मॉलिक्यूल्स है उसका विस्कोसिटी कम है, मतलब रेजिस्टेंस वो कम क्रिएट करता है, और ऑयल की जो मॉलिक्यूल्स है उसमें विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब वो रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करेगा। तो जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उतना उसका विस्कोसिटी ज्यादा, और जो मॉलिक्यूल जितना कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उतना उसका विस्कोसिटी कम। इसलिए विस्कोसिटी का डेफिनेशन बोला है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It states that shear stress on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain। आप लोगों ने सॉम में पढ़ चुके होंगे ये सब चीजें। shear स्ट्रेस क्या होता है, shear स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, shear strain क्या होता है, ठीक है। सो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बेस्ड बोलता है कि shear stress is directly proportional to the shear rate of shear strain। मतलब देखिए ये डिपेंड है फ्लो के ऊपर, क्योंकि हम लोग अभी फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग फ्लो के ही बारे में बात करेंगे। तो एक देखिए क्या होता है, इसका भी एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास में दो बलून है, ठीक है। हाँ, दो बलून्स है, और क्या होगा कि आप दोनों बलून्स, एक का वजन ज्यादा है एक का कम है, तो जिसका वजन कम है उसको आप लोगों ने नीचे रखा, और जिसका वजन ज्यादा है उसको आप लोगों ने ऊपर रखा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, जो नीचे वाला बलून है वो अपना डायमेंशन चेंज करेगा। समझ में है ना? और ये किस वजह से होगा, क्योंकि ऊपर वाले बलून में वेट ज्यादा है। अब ये दोनों में कांटेक्ट कैसा हो रहा है, तो फ्रिक्शन वाला कांटेक्ट हो रहा है दोनों बलून्स के बीच में, इसलिए वहां पे जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, शियर स्ट्रेस। और उसका देखिए, अगर ये जो कंसेप्ट बताया मैंने, इस कंसेप्ट को अगर आप अज्यूम करते हो तो इससे क्या दिख रहा है आपको कि जो हेवी बलून्स है, हम लोगों ने जो ऊपर में जो बलून रखा है उसका वजन ज्यादा है, जिसको दूसरे बलून पे रखने की वजह से नीचे के बलून ने अपने डायमेंशन चेंज कर दिए। तो चेंज इन डायमेंशन क्या होता है, तो स्ट्रेन, बराबर है ना। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। अब स्ट्रेन किस वजह से आई, शेयर की वजह से, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन। समझ में आया दोस्तों? हाँ? और ये किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, shear stress of a fluid element layer is directly proportional to rate of shear stress। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन से, मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे वजन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट अपना डायमेंशन चेंज करेगा। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टाउ। शियर स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है टाउ से, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब म्यू, और du बाय dy मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन डायमेंशन। तो ये शियर स्ट्रेस, और ये du बाय dy मतलब शियर स्ट्रेन। तो shear stress is directly proportional to shear strain, और ये है constant of proportionality, that is coefficient of viscosity, that is mu। तो tau is equals to shear stress du by dy velocity gradient, और mu coefficient of viscosity 20 डिग्री सेंटीग्रेड is। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंशिएट बिटवीन डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो shear stress required to produce unit rate of angular deformation। ये है डेफिनेशन डायनामिक विस्कोसिटी का। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या है डेफिनेशन, रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब जो डायनामिक विस्कोसिटी रहेगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल वी। स्मॉल वी मतलब न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, NEU, और ये MU, ये लैटिन वर्ड्स है, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय du बाय dy। तो टाउ मतलब शियर स्ट्रेस और du बाय dy मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और v इज इक्वल टू रेशियो क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी मतलब म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू रो। तो इसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर और पॉइस। सो इसको ऐसा यूनिट में न्यूटन सेकंड्स पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है, और एम की यूनिट में उसको बोला जाता है पॉइस, ये याद रखना।
और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसका एमके यूनिट होता है स्टोक्स। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, तो आपको 4 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डेफिनेशन है विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विथ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी इंडेक्स। मतलब ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी आपका ऑयल आप हीट अप करते हो तो उसमें क्या होता है, उसका जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी कम कम होती जाती है। आप देखिए, अगर ठंडा ऑयल रहेगा तो उसका वो थोड़ा गाढ़ा रहता है, जैसे जैसे गर्म होता है तो वो पतला पतला होता है। तो पतला पतला होना मतलब क्या कि उसकी विस्कोसिटी चेंज होना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विद चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी इंडेक्स। तो ये रेशियो से हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है? देखो, इट इज डिफाइंड एज फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड इन द रीजन वेयर प्रेशर ऑफ द लिक्विड fall below it vapor pressure and the sudden collapsing of this vapor bubble in the region of high pressure. When vapor bubble collapse, a very high pressure is created. So कैविटेशन मतलब देखिए, मैं आपको सिंपल से क्या कंसेप्ट में बताता हूँ। कैविटेशन मतलब होता है किसी भी पाइप के अंदर होल्स होना। इंटरनल जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उसको कहा जाता है कैविटेशन। कैविटेशन क्यों होता है, तो इसकी डेफिनेशन दी है कि देखो, इट इज डिफाइंड फिनोमेनन फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स, मतलब ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इन द रीजन। जब भी लिक्विड फ्लो होता है तो उसके अंदर वेपर्स बबल फॉर्म होते हैं। और ये वेपर बबल क्यों फॉर्म होते हैं? ड्यू टू हाई प्रेशर रीजन। क्योंकि लिक्विड जब फ्लो होता है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इस ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है, फ्लोइंग लिक्विड में एयर बबल्स क्रिएट होते हैं। और ये एयर बबल्स क्या होता है, उस लिक्विड के साथ में फ्लो होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, अगर आपको याद है या आप लोगों ने कभी आपके घर का जो पाइप है उसके अंदर से एयर बबल्स आते हैं, देखिएगा कभी उसमें आपको पता है। व्हेन प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल बिलो इट्स वेपर प्रेशर, मतलब प्रेशर जो लिक्विड का प्रेशर है वो क्या होगा, वेपर प्रेशर से नीचे जाएगा। एंड ड्यू टू सडन कोलैप्सिंग ऑफ दिस वेपर बबल्स, अभी क्या होता है, जैसे पाइप है और पाइप में से लिक्विड फ्लो होता है तो उसमें एयर बबल्स होते हैं, और ये एयर बबल्स क्या होते हैं, जब सडनली कोलैप्स मतलब फूट जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि देखिए, है क्या, समझो फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम करते हैं कि पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है। अब वाटर का डेंसिटी है 1000, और बीच बीच में अगर एयर बबल्स फॉर्म होगा तो एयर का डेंसिटी होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर का होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब हवा से पानी 100 गुना 1000 गुना भारी है, फॉर एग्जाम्पल। अब पानी के जब एक पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है तो उसमें एयर बबल्स आ गए। ठीक है, अब वो जो एयर बबल्स आ गए उतनी जगह एयर ने ले लिया, और जब ये हाई प्रेशर रीजन में जाते हैं तो ये इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होने की वजह से बबल्स फूट जाते हैं। अभी बबल जब फूटेंगे तो जहां पे हवा आती है अभी उस जगह क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। मतलब क्या होगा, जो एयर की डेंसिटी की जगह भी पानी की डेंसिटी हो जाएगी, और पानी की डेंसिटी होने की वजह से प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ा हुआ प्रेशर क्या करता है, तो कैविटेशन क्रिएट करता है। अब कैविटेशन मतलब क्या, तो इस वजह से जो पाइप का सरफेस है उसके ऊपर होल्स गिरना शुरू हो जाते हैं। आप जब भी प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो मैं आपको अपने यहाँ की जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप है या पेल्टन टरबाइन टेस्ट रिग है, ये टेस्ट रिग पे अगर हम उसको ओपन करके देखेंगे तो मैं आपको ये कैविटीज कैसे फॉर्म होती है वो दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है कॉम्प्रेसिबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड अंडरगो चेंज इन वॉल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब जब भी आप लोग फ्लूइड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो अपना वॉल्यूम चेंज करेगा। It is measured by bulk modulus K, which is defined as compressive stress of the liquid per unit volumetric strain. Compressibility को मेजर किया जाता है bulk modulus के फॉर्म में, जो कि डिनोट किया जाता है K से, और इसको कहा जाता है वे which is defined as compressive stress on liquid per unit volumetric strain. मतलब ये definition है इसका, compressive stress divided by volumetric strain, it is called as bulk modulus. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू होता है 1/k, और फॉर वाटर k इज इक्वल टू 2.07 इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है, ये याद रखिएगा। ये आपका जो मैंने जैसे बताया आपको इसके पहले भी, कि जब आप लोग डिप्लोमा होने के बाद जब कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाओगे
तब जाके ये ना ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज है या वैल्यूज है इनका काम आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाटर वर्क मॉड्यूलस फॉर वाटर, ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें 4-5 वैल्यूज देंगे, तो उसमें से आपको ये वैल्यूज नोट करना है। या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन व्हाट इज द रेशियो ऑफ बल्क मॉड्यूलस, तो वहां पे दिया रहेगा कंप्रेसर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम, ऐसे 3-4 अलग अलग वैल्यूज ये नाम दिए रहेंगे, उसमें से आपको जो सही है वो पहचानना होता है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आप थोड़ा सा मार्क करके रखिए, तो ये आपको आगे चल के काम में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन, ये जो क्वेश्चन है ये सरफेस टेंशन है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आया है। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड सच दैट द कांटेक्ट बिहेव लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन, और उसका दो टेंसाइल फोर्स इक्वल टू मेंटेन यूनिट लेंथ ऑफ फिल्म इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखिए सरफेस टेंशन याद रखने के लिए ये मैंने एक यहाँ पे इमेज दी है, दिख रही है आपको, ये गिफ दिया हुआ है, गिफर.com यहाँ से लिया हुआ है हमने। और आपको अगर ये चीजें अगर अच्छे से समझना है तो आप ये गिफर.com वगैरह आप जाइए, यहाँ पे अच्छे अच्छे यानी कि पिक्चर्स दिए गए हैं, जिससे आपको जो टॉपिक्स है वो आसानी से समझ में आएंगे। अब देखिए हम सरफेस टेंशन की बात करें तो टेंसाइल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट लेंथ ऑफ फिल्म इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसको मैं एक छोटे से कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ। कैसा, पानी का गिलास है रहता है, ठीक है, पानी के गिलास में देखिए जहाँ पे आधा गिलास भरा हुआ है, कांच का गिलास है, उसमें आधा गिलास भरा, तो आपको क्या दिखेगा, पानी कैसे समझ में आता है कि भरा हुआ है, एक आपको लाइन दिखती है, वो लाइन किस वजह से आती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब वहां पे ये डेफिनेशन काम में आता है, टेंसाइल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट लेंथ ऑफ फिल्म इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब वो जो पानी का लेवल है उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए एक फोर्स लगती है जिसका नाम है टेंसाइल फोर्स, उसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसमें देखिए ये एक पानी का लेवल है, ठीक है, और यहाँ से ये बूंद गिर रहा हो, ठीक है। अब ये बूंद क्या होता है, गिरते बराबर पानी में नहीं जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन है, पानी का लेवल टेंसाइल फोर्स है, उस वजह से ये पानी को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसको वो एक्सेप्ट करता है। दूसरी चीज यहाँ पे भी दिख रहा है, ये बूंद कुछ समय तक यहाँ पे अटकी हुई रहेगी, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें फोर्स ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो ये बूंद टपक के नीचे आएंगे। अभी बूंद क्यों अटकी हुई है, क्योंकि देखिए ये क्या है, वाटर है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे सब लिक्विड जो है ये मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, आपको पता है। अभी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। सो ये ड्यू टू व्हाट, क्यों पकड़ के रखें, क्योंकि इसके अंदर सरफेस टेंशन है, मतलब इनमें टेंसाइल फोर्स रहेंगी इनको पकड़ के रखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगी, तो ये जो बूंद है ये जाके नीचे गिर जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर सोप बबल, ये P is denoted by surface tension is equals to 8 sigma d. For liquid jet P is equals to 2 sigma d, और liquid drop is given as P is equals to 4 sigma d. So ये सिग्मा जो होता है इसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। P is equals to pressure, 8 ये वैल्यू है, और D is equals to diameter of bubble. So देखिए यहाँ पे सोप बबल अगर है तो उसका फॉर्मूला अलग रहेगा, लिक्विड जेट है तो उसका फॉर्मूला अलग रहेगा, और लिक्विड ड्रॉप है तो उसका फॉर्मूला अलग रहेगा। समझ में आया दोस्तों। सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सरफेस टेंशन का डिनोट करते हैं सिग्मा, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज या वैल्यूज ये इंपॉर्टेंट है फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा एग्जाम, तो अगर आप गवर्नमेंट, ये अपने पेपर में भी आ सकता है, बट गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन फॉर सोप बबल, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल, तो ये फिर इस टाइप से कुछ। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे अभी सरफेस टेंशन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर ऑफ डायमीटर 0.04 mm इज 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका डायमीटर है 0.04 mm, और उसके बाहर का प्रेशर है 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट इफ सरफेस टेंशन इज गिवन एज 0.0725 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट निकालना है, और जिसके लिए सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.0725 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले गिवन डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट, डायमीटर कितना है 0.04 mm, mm में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले
मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कर दिया तो हो जाता है मीटर में। उसके बाद आउटसाइड प्रेशर है 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर है, इसको हम लोगों ने मीटर में किया तो हमको इसको भी काय में करना पड़ेगा, मीटर में। तो 10.32 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। और सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया है सिग्मा इज इक्वल टू 0.0725 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालेंगे नेक्स्ट, द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट इज एक्सेस ऑफ द आउटसाइड प्रेशर इज गिवन, इज इन एक्सेस ऑफ आउटसाइड प्रेशर इज गिवन। सो ये जो सेंटेंस लिखा है इसको ध्यान में रखिए, द प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट इन एक्सेस ऑफ आउटसाइड प्रेशर इज गिवन में, मतलब प्रेशर जो रहेगा उसका वैल्यू दिया है P इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी। तो 4 पे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है, डी भी है, तो हमारा आंसर आ गया 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत करिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10⁴ है, तो ये डिवाइडेड में 10⁴ है, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूटन पर 725 न्यूटन मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में 7250 डिवाइडेड बाय 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.725 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट क्या होता है कि जितना हम लोगों ने मेजर किया प्लस आउटसाइड, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा इनसाइड। समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा पी हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया 0.075 प्लस बाहर कितना है 10.22, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों आपको ये। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखिए दोस्तों, अ फिनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इन द स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ द लिक्विड व्हेन ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। कैपिलरिटी क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड है उसमें अंदर जब हम लोग एक वर्टिकल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, एक तो लिक्विड उस ट्यूब में ऊपर आएगा, देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, क्या होगा इसमें लिक्विड ट्यूब में ऊपर आएगा या लिक्विड ट्यूब में नीचे जाएगा। तो ये जो ऊपर आने वाले लिक्विड को कहा जाता है कैपिलरी राइज और नीचे जाने वाले लिक्विड को कहा जाता है कैपिलरी फॉल। कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों। द राइज ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज कैपिलरी राइज एंड द फॉल ऑफ लिक्विड इज नोन एज कैपिलरी डिप्रेशन। है कैपिलरी फॉल है कैपिलरी डिप्रेशन। अब ये क्यों होता है, तो इसके लिए दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, कोहेजन एंड अडेजन, ठीक है। तो कोहेजन अडेजन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले ये सिर्फ हम उसमें पढ़ेंगे, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कैपिलरी क्या होता है। कैपिलरी क्या होता है कि जब भी हम लोग लिक्विड में कोई वर्टिकल ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो ट्यूब में लिक्विड क्या होगा, ट्यूब में एक तो राइज होगा या तो जितना उसका जनरल लेवल है उससे वो राइज होगा या उससे नीचे जाएगा। तो जब राइज होता है तो उसको कहा जाता है कैपिलरी राइज और जब फॉल होता है तो उसको कहा जाता है कैपिलरी फॉल। तो देखिए यहाँ पे वाटर और मर्क्यूरी, ये दो लिक्विड दिए, तो वाटर में जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन होती है, वाटर में जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन होती है, इसमें राइज होता है, और मर्क्यूरी में जो प्रॉपर्टी होती है तो कोहेजन होती है, इसलिए वो फॉल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कितना राइज हो रहा है यच से या कितना फॉल हो रहा है तो यच से, और इसमें एंगल फॉर्म होते हैं थीटा। ठीक है, अभी क्या होता है कोहेजन एडिशन हम लोग आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखिए ये लेवल है, तो इसमें देखिए जैसे हम लोगों ने ट्यूब इंसर्ट किया तो इसमें क्या हो गया, लिक्विड राइज हो गया ट्यूब में। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लिक्विड कौन सा है, कोहेजन प्रॉपर्टी वाला है कि एडिशन प्रॉपर्टी वाला है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी लिक्विड में कोहेजन प्रॉपर्टी होगी तो वो फॉल होगा, मतलब नीचे जाएंगे जनरल लेवल से, और जब भी लिक्विड में एडिशन प्रॉपर्टी होगी तो वो लिक्विड में राइज करेगा। अब ये कौन सा हो गया फिर, एडिशन प्रॉपर्टी। तो कैपिलरिटी को डिनोट किया जाता है एच से, और इसका फॉर्मूला होता है सॉल्व करने के लिए 4 सिग्मा रो जी डी। तो 4 सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी मतलब डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो देखिए इसके दो फॉर्मूले, एच टू 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी। तो जब भी वैल्यू ऑफ थीटा फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास ट्यूब इज 128 डिग्री एंड फॉर वाटर इट इज टेकन एज 0। तो अगर हम यहाँ पे लिक्विड अगर वाटर है तो फार्मूला आएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड रो जी डी, क्योंकि cos थीटा cos 0 मतलब हो जाएगा 1, इसलिए फार्मूला आएगा 4 सिग्मा रो जी डी। और अगर लिक्विड है यहाँ पे मर्क्यूरी है तो उसमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी 128 डिग्री, मतलब फार्मूला हमेशा यही रहेगा 4 सिग्मा cos थीटा अपन रो जी डी। लेकिन अगर वाटर हम लेते हैं तो इसमें जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल होता है 0 डिग्री,
और अगर मर्क्यूरी लेते हैं तो 128 डिग्री। तो थीटा के 0 अगर रखते हैं हम लोग तो cos 0 हो जाता है 1, इसलिए 4 सिग्मा रो जी डी। और अगर मर्क्यूरी है तो 4 सिग्मा cos 120 डिवाइड बाय रो जी डी, ये फॉर्मूला रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें सिंपल वाला। Find out the minimum size of the glass tube that can be used to measure water level if the capillary rise in the tube is to be restricted to 2 mm. Consider the surface tension of the water in contact with the air is 0.073 say 0.073 Newton per meter square. तो कैपिलरी राइज देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। कैपिलरी राइज की वैल्यू क्या है, एच इक्वल्स टू 2 mm, तो हमको ये चाहिए मीटर में, तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू 0.07375 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर ऑफ ट्यूब दिया हुआ है, लेट डायमीटर ऑफ ट्यूब इज इक्वल्स टू टी एंड द एंगल थीटा फॉर वाटर। अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाटर लेवल दिया है, और हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर मर्क्यूरी दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, और वाटर दिया रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी यहाँ पे दिया नहीं, तो ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, O इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो फॉर्मूला अपना H इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा, यहाँ पे cos थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन थीटा की जगह आपको लिखना पड़ेगा 0, तो cos 0 इक्वल्स टू जाएगा 1, 4 सिग्मा रो जी डी। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे H का वैल्यू अपने पास है, फिर 4 है, फिर सिग्मा की वैल्यू है, रो भी है, जी भी वैल्यू दिया नहीं, तो जी 9.81 होता है, सभी को पता है। सो ये आप यहाँ पे लिख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे कहीं एक जगह निकाल के अज्यूम करके। अज्यूम में क्या लिखेंगे, थीटा ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पे ये टर्म्स का गिवन है, यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे जी इज इक्वल टू 9.81। सो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। सो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.015 मीटर, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 100, तो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। दस द मिनिमम डायमीटर ऑफ ट्यूब शुड बी 1.5 सेंटीमीटर। इस टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कोहेजन और अडेजन, ये जो मैं हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए कोहेजन क्या होता है, मींस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड। सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ कोहेजन एट द फ्री सरफेस। कोहेजन क्या होता है, तो कोहेजन होता है, देखिए तो मैं ध्यान से सुनने में क्या बोल रहा हूँ। कोई भी लिक्विड कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना। अब मॉलिक्यूल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उसको कहा जाता है अडेजन, और सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उसको कहा जाता है कोहेजन। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, सेम मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल एक दीवार है, ठीक है। मैंने आपको पहले एक बात बोली कि हर चीज यहाँ कैसे बनी है, मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। अब दीवार के ऊपर आप लोगों ने एक आधा गिलास पानी डाल दिया ऊपर से, तो क्या होगा, वो पानी धीरे 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 नीचे आएगा और एक जगह जाकर खत्म हो जाएगा, बराबर है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पानी बना हुआ है मॉलिक्यूल से, और वो दीवार भी बनी हुई है मॉलिक्यूल से, बराबर है। अब वो दीवार के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल क्या होता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो गया, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अडहेजन। डिफरेंट मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, अडहेजन। जैसा फॉर एग्जांपल देखिए दूध और पानी की बात करते हैं, दूध है हमारा और पानी है, ठीक है। इन दोनों को भी आप लोग अगर मिक्स करोगे तो क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल से एक दूसरे को चिपक जाएंगे। मिट्टी बनी हुई मॉलिक्यूल से, पानी बना हुआ मॉलिक्यूल से, अगर आप वो मिट्टी में पानी डालोगे तो क्या होगा, मिट्टी की मॉलिक्यूल्स उस पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरी बात है कोहेजन। कोहेजन क्या होता है, सिर्फ सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब इसका एग्जांपल होता है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी एक लिक्विड है दोस्तों, और ये मर्क्यूरी में देखिए, अगर आप किसी मिट्टी के ढेर में एक छोटा सा मर्क्यूरी का छोटा सा ये दाना भी डाल दिया आप लोगों ने, समझिए मॉलिक्यूल, तो भी क्या होगा, वो कभी भी मट्टी के साथ में या कहीं पे भी जाके चिपकेगा नहीं, वो सिर्फ मर्क्यूरी मर्क्यूरी के साथ में ही चिपकेगा, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ चिपकेगा नहीं। मतलब क्या होगा कि सिर्फ सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर होता है यहाँ पे, मतलब जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कोहेजन। सो याद रहेगा ये चीज, अडेजन एंड कोहेजन। इसी के ऊपर कैपिलरिटी का जो कंसेप्ट है डिपेंड है। अगर लिक्विड में अडेजन ये प्रॉपर्टी है तो लिक्विड क्या करता है, जनरल लेवल से राइज करता है,
और अगर लिक्विड में कोहेजन प्रॉपर्टी है तो वो जनरल लेवल से नीचे जाता है। तो अगर आप मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी में अगर वर्टिकल ट्यूब डालोगे, वर्टिकल ट्यूब, तो लिक्विड मर्क्यूरी क्या होगा, जो जनरल लेवल है उससे नीचे जाएगा। ठीक है। और अगर आप वाटर है, वाटर में अगर वर्टिकल ट्यूब डालोगे तो वाटर क्या करना, जनरल लेवल से ऊपर आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायग्राम, adhesion इज ग्रेटर देन कोहेजन, adhesion इज लेस देन कोहेजन। तो ये वाटर है, ये मर्क्यूरी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेपर प्रेशर। दोस्तों तो वेपर प्रेशर देखिए क्या होता है। वेपर प्रेशर को ध्यान में रखने के लिए आप सिर्फ एक चीज याद रखिए, घर में अपने प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में क्या होता है वो आपको सभी को पता है। हम खाना बनाने के लिए चावल और पानी ऐड कर देते हैं कुकर में, उसको बंद कर देते हैं और उसको गैस पे रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, हीट ऐड होती जाती है। हीट ऐड होने की वजह से जो लिक्विड है वो एक्सपांड होता है, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसमें एक्सपांशन होता है। समझ में आया ना। तो होता क्या है कि लिक्विड जो है वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो ऊपर वाले सरफेस पे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा हुआ है, वो ऊपर वाले सरफेस पे ऐसा ट्रेवल करता है। ठीक है। अब ये जो वेपर है ये क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। तो ये वेपर का प्रेशर की वजह से क्या होगा, वजन की वजह से क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्ट होगा। ठीक है। एक तो प्रेशर इस सरफेस पे भी एक्ट होगा, उल्टा प्रेशर पानी के लेवल के भी एक्ट होगा। तो ये जो प्रेशर एक्ट हो रहा है इस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। कंसेप्ट समझ में आया या फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी लिक्विड में से वेपर एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब वेपर्स बनते हैं, ये वेपर्स जाके एक सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं। तो ये वेपर्स की प्रेशर की वजह से जो सरफेस पे प्रेशर आता है वो एक तो टॉप सरफेस रहे या वाटर सरफेस रहे, उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर। ये भी 2 मार्क्स के लिए कभी कभी आता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चंस है जो इन टॉपिक्स के ऊपर आते हैं हमेशा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन एज असाइनमेंट सॉल्व करना है आप लोगों ने। आगे तो आज यहाँ पे हम लोग रुकेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।